मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे कक्षा 10 के विद्यार्थी हों, चाहे 12 के विद्यार्थी हों, सभी लोगों के लिए निबंध सेम रहते हैं, टॉपिक सेम रहते हैं। तो ये निबंध भी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 to 12 या फिर किसी कंपटीशन के लिए ले लीजिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ खास ही इंपॉर्टेंट है, पुस्तकालय से लाभ। ठीक है, चलिए। तो अगर आपसे आ जाए कि पुस्तकालय ज्ञान के भंडार है, पुस्तकालय की उपयोगिता टॉपिक आ जाए, चाहे आपसे पूछ ले पुस्तकालय का महत्व, पुस्तकें सच्ची मित्र हैं, पुस्तकालय और विद्यार्थी, ये तमाम टॉपिक अगर आपके आ जाएं, ठीक है, ये तमाम टॉपिक आ जाएं, पुस्तकालय ज्ञान के भंडार हैं, पुस्तकालय की उपयोगिता पर निबंध लिखिए, पुस्तकालय ज्ञान के भंडार पर निबंध लिखिए, पुस्तकालय के महत्व पर निबंध लिखिए, पुस्तकें सच्ची मित्र हैं इस पर निबंध लिखिए, पुस्तकालय और विद्यार्थी पर निबंध लिखिए, तो आपको मैं कहूंगा कि भैया आप बहुत सही जगह पे हैं। ये सभी शीर्षक एक ही बात है, पुस्तकालय शब्द आ जाए तो यही निबंध आप लिख दीजिएगा। सबसे पहला मेन पॉइंट आता है कि आपको लिखना होगा क्या, रूपरेखा बनानी होगी। 2 अंक की रूपरेखा प्लस 7 अंक का निबंध मिला के 9 अंक का आपका पूरा बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड परीक्षा में निबंध आता है। ठीक है, तो ये निबंध आपके लिए इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए खासा इंपॉर्टेंट है। कई मैंने मॉडल पेपर्स, कई प्री बोर्ड के पेपर्स हल कराए हैं, तो उसमें इस शीर्षक से निबंध हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले रूपरेखा बना लेंगे, नंबर 1 प्रस्तावना, दूसरी पुस्तकालय का महत्व, तीसरा पुस्तकालय के विभिन्न प्रकार, पुस्तकालय से लाभ और उपसंहार, अंत में हेडिंग पड़ती है। ये 5 हेडिंग्स आपको याद कर लेनी है। सबसे पहले प्रस्तावना, पुस्तक प्लस आलय अर्थात पुस्तकों के संग्रह का स्थान पुस्तकालय कहलाता है। नहीं, पुस्तकालय है क्या, सबसे पहले यही तो आपको बताना है। ठीक है, ठीक। तो पुस्तक धन आलय, दीर्घ संधि है इसमें, पुस्तक धन आलय अर्थात पुस्तकों के घर को, आलय मीन्स होता है घर या संग्रह, तो पुस्तकों के संग्रह को कहा जाता है क्या, पुस्तकालय। ठीक है, यानी अंग्रेजी की एक कहावत है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज वर्च्यू। नॉलेज एक गुण है, नॉलेज एक पावर है, ज्ञान ही शक्ति है। यानी शक्ति के इस स्रोत ज्ञान को अनुभव से या फिर पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये ज्ञान के बहुत बड़े स्रोत हैं पुस्तकालय। इनमें दुनिया का हर वो ज्ञान मिलेगा जो आपको नहीं पता है, हर वो नॉलेज मिलेगा। मानव जीवन जितना जटिल हो गया है, तदनुसार उतने ही ज्ञान प्राप्त करने संबंधी विषय और उपविषय हो गए हैं, जिनको जानने के लिए वर्तमान और भविष्य की आगामी पीढ़ियों को तत्संबंधी ज्ञान हेतु पुस्तकों की नितांत आवश्यकता होती है और होती रहेगी। इसलिए पुस्तकालयों का होना बहुत ही आवश्यक है। फिर आप हेडिंग डालेंगे, पुस्तकालयों का महत्व। जब तक लिपि और लेखन की सामग्री का विकास नहीं हुआ था, तब तक तो स्मरण शक्ति और वाक शक्ति के द्वारा, यानी बातचीत के माध्यम से एक दूसरी पीढ़ी में ज्ञान पहुंचाया जा रहा था, जब तक किसका, कागज और लिखने की सामग्री का विकास नहीं हुआ था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे तक ज्ञान केवल बोलचाल की भाषा से, कहानियों के माध्यम से पहुंचता रहा। फिर संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ। इस विकास के साथ साथ अनेक साधनों का आविष्कार हुआ और अनेक साधन भी जुड़ते गए, और आज कैसेट, कंप्यूटर आदि अनेक आधुनिक आविष्कार, जानकारी और उनके संग्रह के साधन उपलब्ध हैं। फिर भी पुस्तकालयों और वाचनालयों का महत्व अपना अलग ही है। अब संपन्न पुस्तकालयों में लगभग सभी विषयों की महत्वपूर्ण पुस्तकें, पत्रिकाएं संग्रहित होती रहती हैं और पढ़ने हेतु वितरित होती हैं। कुछ संदर्भ अन्य वहीं पढ़े जा सकते हैं। पुस्तकों की सुरक्षा, स्थान निर्धारण, पुस्तकों की सूची लेखक अथवा शीर्षक के अनुसार रजिस्टरों में लिखी जाती है। यानी जो सूची लिखी जाती है, जो पुस्तकों में, रजिस्टरों में जो सूची बनाई जाती है, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैटलॉगिंग कहते हैं। ठीक है, जिसको विशेषज्ञ पुस्तकालयाध्यक्ष व्यवस्थित करते हैं, विशेषज्ञ पुस्तकालयाध्यक्ष। पुस्तकों और पुस्तकालयों के महत्व को समझकर बीलिब, एमलिब, एससी की टेक्निकल उपाधियों हेतु विशेष ज्ञान दिया जाता है। यानी बीलिब बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन,
बैचलर ऑफ लाइब्रेरी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी की टेक्निकल उपाधियों हेतु विशेष ज्ञान दिया जाता है कि भैया एक लाइब्रेरियन ही पुस्तकालय को संभाल सकता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक विषय हो चुका है। 3-4 बार आप इसको केवल सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें। 3-4 बार सुनने के बाद आपको हेडिंग्स बहुत कायदे से रट लेनी है। हेडिंग्स जब रट जाएंगी तो आप निबंध पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो पुस्तकालयों के अब हेडिंग डालेंगे, पुस्तकालयों के प्रकार। पुस्तकालय व्यक्तिगत, सार्वजनिक, सरकारी, विभागीय एवं शिक्षण संस्थाओं यथा विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों के होते हैं। यानी कुछ पुस्तकालय जो होते हैं वो केवल पर्सनल होते हैं। जैसे मैं अपनी अलमारी में एक कमरे में पुस्तकें रखता हूं तो ये मेरा व्यक्तिगत पुस्तकालय हो गया। ठीक है, अब जो पुस्तकालय सार्वजनिक, सरकारी, खुला सबके लिए, वो सार्वजनिक हो गया, कोई भी जाके पढ़ सकता है। सरकारी, वो केवल सरकार के कामकाज के लिए। विभागीय, मान लो जैसे कि आपका वकालत का तहसील में, किसी कचहरी में पुस्तकालय है तो उसमें केवल विभागीय होंगी, यानी कि वहाँ पर केवल एलएलबी की और विधियों की, कानून की किताबें हैं। ठीक है, और शिक्षण संस्थाओं का अलग पुस्तकालय, जैसे विद्यालय का अपना अलग पुस्तकालय होगा, महाविद्यालय डिग्री कॉलेज का अलग होगा, और यूनिवर्सिटीज़ के पुस्तकालय अलग होंगे, जिनमें रुचि और कोर्स के अनुसार, सिलेबस के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न विषयों की पुस्तकें अधिकृत विषयों व्यक्तियों को पढ़ने को मिल सकती हैं। अधिकृत मतलब रजिस्टर्ड व्यक्ति, जिनको जो पढ़ते हैं वहां पर या जो पढ़ाते हैं, केवल उन्हीं को मिलती, बाहर लोगों को नहीं मिलती हैं। पटना का खुदीराम पुस्तकालय, हैदराबाद और दिल्ली के पुस्तकालय सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं, जिनमें सभी विषयों की लाखों पुस्तकें हैं। हस्तलिखित शोध पत्र आदि हैं। शोध छात्रों को तो सभी प्रकार के पुस्तकालयों की आवश्यकता पड़ जाती। शोध मतलब जो रिसर्च करते हैं, रिसर्च मतलब जो पीएचडी करते हैं, है ना। पुस्तकालयों से लाभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, समझिएगा। भिन्न रुचि ही लोकः, यानी संसार में प्रत्येक मनुष्य की रुचि भिन्न है। संसार के मनुष्यों की अपनी अपनी रुचियां हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। कोई ज्योतिष ज्ञान पढ़ता है, कोई विज्ञान पढ़ता है, कोई धर्मशास्त्र में रुचि है, किसी की अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग में रुचि है, किसी की चिकित्सा में रुचि है ना, आदि रुचियां रखता है। तो भैया अपने अपनी रुचि के अनुसार। अच्छा, कोई क्या करता है, कोई साहित्य, ललित कलाओं, इतिहास, भूगोल आदि के प्रेमी होते हैं। तो मैंने कहा ना, भिन्न रुचिर ही लोकः, संसार में सभी मनुष्यों की रुचियां, जो रुचियां होती हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। कोई भी व्यक्ति प्रकाशित होने वाली सभी पुस्तकें क्रय करके यानी खरीद करके नहीं पढ़ सकता। अतः ऐसे ये पुस्तकालय उन लोगों की जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। पुस्तकालयों में मनोरंजन, खेलकूद आदि की अनेक भी पुस्तकें भी होती हैं, जिनसे स्वस्थ ज्ञानवर्धक मनोरंजन प्राप्त होता है। नहीं, आपको हंसी की किताब पढ़ना तो हंसी पढ़िए, है ना, आपकी जैसी किताब पढ़ना है वैसी किताबें हैं वहां पे। दुर्लभ पुस्तकें पुस्तकालयों से ही प्राप्त हो सकती हैं। आप इंटरनेट पे खोजिए, आज तो इंटरनेट का जमाना है, तमाम पुस्तकें मिलेगी, लेकिन कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जिनको इंटरनेट पर अभी लगभग ऐसी 50% पुस्तकें ऐसी हैं जिनको आप इंटरनेट पे खोज नहीं सकते, नहीं मिल पाएंगी। हो सकता है 50% हो, वरना मैं तो उससे कम भी अंदाजा लगाता हूं। दुर्लभ पुस्तकें केवल पुस्तकालयों में ही मिलती हैं, जिनकी सहायता से ज्ञानवर्धन शोध उपाधियां प्राप्त होती हैं। प्रत्येक दिन नई नई खोजों, आविष्कारों, तथ्यों की संकलित जानकारियां पुस्तकों से ही प्राप्त हो सकती हैं। छात्रों, अध्यापकों के लिए तो आधुनिकतम नवीनतम जानकारी प्राप्त करना अत्यंत वांछनीय होता है, जो विभिन्न विषयों की पुस्तकों, जर्नल्स, पत्रिकाओं से ही संभव होता है। अच्छा, अच्छे शिक्षार्थी, शिक्षक व अन्य व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग पुस्तकालय वाचनालय में करते हैं। कुछ एक व्यक्ति पठन पाठन के व्यसनी हो जाते हैं, उन्हें पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे ऐसे व्यसनी लोग सांसारिकता में अधूरे और असफल हो जाते हैं। जैसा कहा गया है, अपि शास्त्रेषु कुशलाः लोकाचार विवर्जिताः सर्वे ते हास्यन्ता यान्ति यथा ते मूर्ख पंडिताः। इसीलिए कहा गया है अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति हर जगह छोड़ देनी चाहिए। हर जगह अति काम नहीं चलती। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, और अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, अति हर जगह छोड़ देनी चाहिए। वो चाहे खाने की अति हो, वही खाना आपके लिए अमृत है, लेकिन अतिशय खाएंगे तो क्या होगा, बदहजमी हो जाएगी, पेट फट जाएगा, आंत फट जाएगी।
अगर वही भोजन ना करेंगे तो दिक्कत। अगर वही पानी, पानी अमृत होता है, पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता, जल ही जीवन है, लेकिन वही उसी पानी की जब अति हो जाती है तो हमें डुबा देता है, या वही पानी हम ज़्यादा पी लेते हैं तो पेट फूलने लगता है, तमाम दिक्कतें आती हैं। तो अति सर्वत्र वर्जयेत। हम खेलते हैं, खेलना ठीक है, हम कसरत करते हैं, कसरत करना ठीक है, लेकिन अब दिन रात कसरत ही करेंगे तो वो भी दिक्कत है, वृद्धावस्था में दिक्कत होगी। भारत में पुस्तकालयों की स्थिति बड़ी दयनीय है। अच्छा, भारत में तो स्त्रियों की स्थिति भी दयनीय थी, हमने पिछले निबंध में आपको बताया, लेकिन अब सुधर गई। लेकिन अब इसमें देखते हैं, पुस्तकालयों की स्थिति दयनीय है। कारण प्रथम तो पुस्तकालयों के लिए सरकार की अनुग्रह राशि अति अल्प है, बहुत कम है। दान में दी गई पुस्तकें सत्ता पक्ष के राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त प्रचारात्मक मात्र, फिर भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की धन व पुस्तकों की लूट, अनुपयुक्त पुस्तकों की खरीद, उसमें भी कमीशन, और अंत में अनुभव और उपाधि रहित व्यक्तियों की पुस्तकों की देख रेख नियुक्ति, यानी जो बिली बेमलिब नहीं है, जो मास्टर ऑफ लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरियन की डिग्री नहीं कर पाया है, उसकी बिना देख रेख के किताबों, मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो केवल बीए किया हुआ है, आप उसको कहते हैं कि आप लाइब्रेरियन बन जाओ, पुस्तकालय अधीक्षक बन जाओ, तो दिक्कत है। जिससे पुस्तकों का रखरखाव व वितरण अवैज्ञानिक होता है। परिणाम स्वरूप अनेक पुस्तकालयों में ताले लग गए अथवा पुस्तकों को दीमकें खा गईं, दीमकों का आहार बन गईं। उपसंहार में हम यही लिखेंगे, पुस्तकें मानव समाज की गुरु व सच्ची मित्र हैं। पुस्तकें हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं, पुस्तकें हमें भाव विभोर करती हैं, पुस्तकें हमें उस दुनिया में ले जाती हैं, ज्ञान का पिटारा, ज्ञान के भंडार, ज्ञान के समंदर उलट देती हैं हमारे ऊपर। मुझे तो नई पुस्तकों में नया मित्र दिखता है। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बारम, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो वास्तव में पुस्तकों का सही चयन, उसकी समुचित देखभाल व रखरखाव, गांव-गांव में पुस्तकालय खोलना, उन्हें आर्थिक संकटों से बचाना, सही ईमानदार व्यक्तियों को पुस्तकालय चलाने का भार सौंपना, नियम कानून का पूर्णतः पालन करना, दबाव व पक्षपात से रहित होना, सर्वजन हिताय पुस्तकों की चोरी, पाठकों की संग्रह वृत्ति को दमित करना भी आवश्यक है। इसलिए पुस्तकालयों को हमेशा एक नए, एक विचारवान, एक अच्छे पुस्तकालय अधीक्षक के हाथों में सौंपना, एक सही जगह पर सही पुस्तकों का चयन करके उस समाज, उस क्षेत्र से संबंधित, वहाँ की रुचि से संबंधित पुस्तकें का चयन करके पुस्तकालयों को खोला जाए। आज के विद्यार्थी, हमारे विद्यार्थी पुस्तकालयों से दूर होते जा रहे हैं। मोबाइल और इंटरनेट के युग में पुस्तकालयों के लाभ के बारे में सबको बताना चाहिए, इसलिए आप इसको शेयर कीजिए। ये आपके जीवन में केवल यूपी बोर्ड की परीक्षा में ही काम नहीं आएगा, आपको कदम कदम पर ये बात काम आएगी। पुस्तकालय से लाभ कदम कदम पर काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक बात हमारी ख्याल रखिएगा, यूपी बोर्ड में टॉपर बनने की अगर आपकी ख्वाहिश है तो अभी भी वक्त है। मैं कहता हूं, क्रैश कोर्स अबाउट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर है, वहां पे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं क्रैश कोर्स दे दूंगा। यानी 90 डेज का क्रैश कोर्स है। 90 डेज में आपकी तैयारी 100 में 100 लाने वाली हो जाएगी, 70 में 70 लाने वाली हो जाएगी। ठीक है, तो 70 में 70 ना भी आए तो 65 आ गए, या 100 में 100 नहीं आए तो 95 आ गए, तो भी टॉपर बनने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, तो केवल व्हाट्सएप कीजिएगा और तभी हम आपको दे पाएंगे। और अच्छा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की हर एक अपडेट टेलीग्राम पर ही हम देते हैं। डिस्क्रिप्शन में और अबाउट सेक्शन में दोनों जगह लिंक उसका है। और इस जितने भी पीडीएफ हैं लगभग मैं भेज देता हूं टेलीग्राम पे, पुस्तकालय से लाभ का पीडीएफ भी और जो नारी शिक्षा वाला पीडीएफ भी, सब पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे। बाकी डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, यहाँ पर भी आप क्या है कि आप यहाँ पर जो पुस्तक वहाँ पर भी आप डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम बेहतरीन हो, यानी बेहतरीन ढंग से आप सुचारू रूप से एक सफल व्यक्ति बने और इस दुनिया की तमाम ऊंचाइयों को स्पर्श करें, छुएं। बहुत बहुत शुक्रिया।